सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके पास में इग्नू में बीएससी प्रोग्राम है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी के लगभग सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। किस प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, क्या चॉइस मिलती है, ओवरऑल 3 सालों में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, किस प्रकार की चॉइसेस और किस प्रकार के यहाँ पर आपको प्रोग्राम में सब्जेक्ट और कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे आपके असाइनमेंट के बारे में, कौन सी बुक के असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं, कौन सी बुक के नहीं बनाने होते। बात करेंगे इस वीडियो में हम क्रेडिट के बारे में, क्या है क्रेडिट सिस्टम, किस प्रकार से आपको मार्क्स जो आपका ओवरऑल रिजल्ट तैयार होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो गाइस, इस वीडियो के बाद आप सभी के बीएससी प्रोग्राम में 3 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज रिजॉल्व हो पाए। और कोई बचती है क्वेरी, वैसे तो मैं ट्राई करूंगा कि आपकी एक भी क्वेरी इसके बाद में बिल्कुल ना बचे। अगर कोई बचती है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। आई होप कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। पसंद आती है इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कर देना, और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को बता दें, पहले था बीएससी, उसके बाद में 2019 में सीबीसीएस प्रोग्राम के तहत बीएससी जी कर दिया गया। यानी कि इग्नू ने एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसमें आप सभी को कुछ एक वेरियस टॉपिक्स यानी कि आपको वेरियस कोर्सेज पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिए, बीएससी में और बीएससी जनरल में एक डिफरेंस ये है कि आपको जनरल में मेन 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं आपके पास में। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर फिजिक्स है, आपके पास ये 3 मेन कोर्स हो गए, ठीक है। बाकी के एक आपको एडिशनल कोर्स मिल गया पर सेमेस्टर में, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। वहीं अगर हम ऑनर्स की बात करें तो गाइस, वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होता है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके पास में केमिस्ट्री होगा पूरा प्रॉपर, उसके बाद में अलग से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस मिल जाती है, ठीक है, वो होता है आपका ऑनर्स के रिलेटेड। बट अगर हम बात करते हैं जनरल कोर्सेज की तो वहाँ पर आपको ओवरऑल स्टडी करनी पड़ती है। तो फिलहाल के लिए जो वीडियो है आप सभी की और जो कोर्स है, प्रोग्राम है आपका, वो है बीएससी जनरल, ठीक है, जिसे हम बीएससी जी शॉर्ट में कह देते हैं। इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो गाइस, इस वीडियो को और इस पीडीएफ को आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें। तो चलिए एक एक करके आपको जो एक्चुअल बातें हैं मैं वही आपके साथ में क्लियर करूंगा, कुछ भी अलग से बात नहीं होगी, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके बेसिक बातों को कवर करते हुए चलते हैं। जितना भी आपकी प्रोग्राम गाइड में है वो सभी बातें मैं आप सभी के साथ में बहुत ही सिंपल मैनर में क्लियर आउट करूंगा। बात कर लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन जो कि है आपका री रजिस्ट्रेशन और टर्म एंड एग्जामिनेशन को लेकर। तो गाइस, ये दोनों ही प्रोसेस आपके ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो डेट शीट है वो आपके एग्जामिनेशन से या सेशन कहिए तो 2 या 3 महीने बाद स्टार्ट हो जाता है पूरा प्रोसेस आपका री रजिस्ट्रेशन और टर्म एंड एग्जामिनेशन का, ठीक है। इसके संदर्भ में आप सभी को धीरे धीरे अपडेट मिलती रहेगी, ओके। और किस प्रकार से आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके संदर्भ में वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ओवरऑल कंटेंट कवर करने वाले हैं। अगर एक स्ट्रक्चर्स या फिर हम कहें कि एक बेसिक पॉइंट दें आप सभी को बीएससी के रिगार्डिंग, तो जैसे कि आप सभी को बताया सीबीसीएस प्रोग्राम है, मान्यता आप सभी की इस प्रोग्राम की और इस डिग्री की बहुत हर एक जगह पे है गाइस, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में इसकी मान्यता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इग्नू से बीएससी जनरल करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप सभी की डिग्री है वो पूरी तरह वैलिड है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से ग्रांटेड है, ओके। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेना। और कई बार बच्चों को ये सवाल होता है क्या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये डिग्री काम करेगी। तो गाइस, ऑब्वियस सी बात है कि आप सभी की जो डिग्री होगी वो यूजीसी से ग्रांटेड है, ठीक है। तो आप सभी की जो डिग्री है वो वैल्यूबल है और वो काम करेगी आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में या फिर आपके पीसीएस वगैरह जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है या फिर सेंट्रल के, उन सभी में ये एप्लीकेबल है, ओके। तो आप सभी को ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
चलिए अब बात कर लेते हैं बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के बारे में कि बीएससी जनरल में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है। देखिए फॉर्मेलिटी के बेसिस में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार की आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। देखिए ये ओवरऑल प्रोग्राम जो है आप सभी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स होता है वो 3 इयर्स का होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। बट इग्नू आपको एक फैसिलिटीज़ देता है कि आप लोग इसे 6 ईयर, पहले तो 6 था अब 5 इयर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आप 5 ईयर में से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और री एडमिशन के बाद में 2 इयर्स और मिल जाती थी, बट वो अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आप 5 इयर्स आपको इग्नू ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देता है कि आप 5 साल में अपना पूरा प्रोग्राम को कवर कर सकते हैं। इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं कि आप लोग एग्जामिनेशन जब चाहे तब दे सकते हैं अपनी ईयर कंप्लीट और सेशन कंप्लीट होने पर। यानी कि आप चाहते हैं कि 1 साल बाद आप दोनों सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ देना चाहते हैं या एक सेमेस्टर के एक साथ देना चाहते हैं, तो आप लोग इस बेसिस पर भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। बशर्ते कि आपका कोर्स वैलिड होना चाहिए, री रजिस्ट्रेशन हो रखा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। सो बैकग्राउंड की बात करें तो गाइस ऐसा कुछ फाइनलाइज बैकग्राउंड में कुछ ऐसा है नहीं जो बताने लायक हो। जैसे कि अगर करियर की अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें वो अलग से हम बात करेंगे किसी में एक वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी जी के बाद में आप कौन कौन से करियर ऑप्ट कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं भविष्य में, तो उस पर हम बात करेंगे अलग वीडियो में। सो ओवरऑल हमने बात कर ली कि आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या रहती है। उसके बाद में मीडियम इंस्ट्रक्शन, देखिए जनरली आप सभी को अगर इंडिया में है तो आप सभी को दोनों माध्यम मिलते हैं, इंग्लिश और हिंदी, तो आप लोग यहाँ पे चॉइस ले सकते हैं। और बेस्ट रहता है गाइस कि अगर आप साइंस के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो गाइस आप इंग्लिश ऑप्ट करो, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि मटेरियल आसानी से उपलब्ध रहता है, टीचर्स भी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं इंग्लिश मीडियम के। असरते कि कई बार ऐसा देखने को आता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सफ़र करते हैं, बिकॉज उनको बुक्स भी सही टाइम पे ज़्यादा नहीं मिल पाती, बच्चे भी कम होते हैं हिंदी मीडियम के और टीचर्स भी कम देखने को मिलते हैं बीएससी के मायने में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर टीचर भी सजेस्ट करते हैं गाइस, और मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर बीएससी करना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम से ही करें। बाकी आप लोगों के पास में चॉइस है, आप चाहे हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, इंग्लिश से करना चाहते हैं इंग्लिश से कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डजेंट मैटर, बट डिपेंड करते हैं हमारी इंडिविजुअल सोच पर, ओके। उसके बाद में आपका बीएससी प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 क्रेडिट्स आपको पर सेमेस्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें आप सभी के पास में हर एक सेमेस्टर में 4 कोर्स ऑप्ट करने पड़ेंगे। 3 आपके मेन कोर्स होंगे जिसे हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट या फिर डीएससी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके बी, सी और डी, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, बी ऑप्शन, सी और डी। अब ये कोर्सेज ऐसे हैं जैसे हम बात करें डीएसई की, यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और फिर उसके बाद में सी ऑप्शन है एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, जैसे कि आपका इन्वायरमेंट रहेगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर आपका स्किल इनहेंसमेंट कोर्स SEC। तो गाइस इसमें क्या होता है कि आपके पास हर एक सेमेस्टर में एक चॉइस मिलती है कि आप एक सब्जेक्ट अपनी ओर से ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या है कि आपके पास में वो चॉइस फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होती, क्योंकि एनवायरनमेंट कंपलसरी है हर एक विद्यार्थी के लिए कि वो एनवायरनमेंट को कंपलसरी रीड करे। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका BA 181 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास में चॉइस होती है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि मेन सब्जेक्ट यानी कि डिसिप्लिन सब कोर्सेज आपके कौन कौन से होते हैं बीएससी जनरल की अगर हम बात करें तो गाइज आप लोग इनमें से 3 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जियोलॉजी। तो इनमें से आप लोग, ये आपके पास में 7 कोर्सेज हैं, इनमें से आप लोग 3 मेजर कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग के अनुसार, यानी कि अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार या फिर अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप लोग इनमें से 3 कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बीएससी प्रोग्राम के लिए, ठीक है। आपको 3 मेन कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं। और गाइस एक और बात बता दूं, अगर आप लोग इनमें से किसी कोर्स को बाद में बदलना चाहते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज अगर आप लोग सेकेंड ईयर में सोचते हो कि मैं यार मैथ्स छोड़कर अपना कोई और सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तो आपको मैथ्स तो वहाँ पे छूट जाएगा, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में भी वो कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि उसको फर्स्ट ईयर से भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है, उस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप कोर्स चेंज करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या डिफिकल्टीज होती है और क्या गलतियाँ आप लोग कर देते हैं, उस पर भी हम एक विस्तार वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों को समझना ये है कि जब भी आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं आपके पास में 3 मेजर कोर्सेज यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं आपको, ठीक है। और वो
कोर्सेज आपके पूरे 3 साल तक सेम रहते हैं, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग चीज़ें पढ़नी होंगी लेकिन कोर्स आपका सेम रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं बेसिक की आपका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है पूरे ओवरऑल सेमेस्टर का। देखिए बेसिक सी बात है कि पर सेमेस्टर आपको 4 कोर्सेज कवर करने हैं, ठीक है। 3 आपके मेजर कोर्सेज होंगे, ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं जिनकी हमने बात की बीएससी में आपके कौन कौन से मेजर कोर्सेज हैं, जैसे कि ब्यूटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। तो इनमें से आपको 3 मेजर कोर्सेज हो गए जिसे हम 3 डिसिप्लिन ओनली कहते हैं या फिर आप 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट कह सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। अब जितने भी आपके थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं एक्सेप्ट आपके मैथमेटिक्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स है या फिर आपका ज्योग्राफी है, इसको अगर वाइपार्ट कर दिया जाए तो बाकी की आपके 4 क्रेडिट्स के होते हैं, ठीक है। और जिसमें से आपके हर एक के 2 क्रेडिट का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जिसे हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन भी कहते हैं वो होता है, ठीक है। बाकी का थ्योरी आपका 4 क्रेडिट का कोर्स होता है। और वहीं हम बात करें जो आपके 2 रिमेनिंग कोर्सेज हैं वो भी आपके 4 क्रेडिट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एनवायरनमेंट और इंग्लिश रीड किया होगा जो कि आपके 4 क्रेडिट के कोर्स हैं। ओके, तो आप लोगों को सेमेस्टर 1 में कुछ इस प्रकार से सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि गाइस आपका जो सेमेस्टर 1 रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर 1 किस प्रकार से आपका पूरा ओवरऑल रहने वाला है। देखिए टोटल सेमेस्टर की अगर हम क्रेडिट की बात करें 22 क्रेडिट होंगे ओवरऑल। उसमें आपके 3 मेजर कोर्सेज जो आपके 3 डिसिप्लिन कोर्सेज हैं जिसे हम DSC 1A और 2A और 3A से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके 2 मेजर कोर्सेज के 2 आपके ऐसे कोर्सेज जिसे हम एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं, जैसे कि आपको इंग्लिश हिंदी कम्युनिकेशन मिल जाएगा जिसमें आप चॉइस कर सकते हैं, हिंदी लेना चाहते हैं तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। इन्वायरमेंट कंपलसरी है, इसमें आपको चॉइस नहीं मिलती, बस आपको यहाँ पे माध्यम चुनने की चॉइस मिलती है कि आप हिंदी से करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश से। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर आउट हो गया होगा। वही हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की गाइज, तो यहाँ पे ओवरऑल चॉइस मिल जाती है। सेकेंड सेमेस्टर में जब भी आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि फर्स्ट ईयर का ही कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका इन जनरल आपके पास में यहाँ पे चॉइस होती है कि आप लोग हिंदी माध्यम का सब्जेक्ट ले रहे हैं या फिर इंग्लिश का। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन है तो आप वो ले सकते हैं, हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी में आप हिंदी संप्रेषण भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आप लोग चॉइस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में सेकेंड ईयर जब आपकी स्टार्ट होती है, 3rd एंड 4th सेमेस्टर, तब आपके पास में मेजर चॉइस मिल जाती है। मेजर चॉइस कब मिलती है गाइस? सेकेंड ईयर में, जब आप लोग 3rd और 4th सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन करते हैं। और री रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में बता दूं, आप सभी का री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन से 2 मंथ और 1 मंथ पहले आपका री रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं उसी टाइम पर आपका री रजिस्ट्रेशन का भी पोर्टल ऑन हो जाता है, तो आप लोग वहां पर री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको एक चॉइस मिल जाती है। पहली बात करें तो 3 आपके मेजर कोर्सेज जो कि आपके हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल हमने बात कर ली कौन कौन से आपके मेजर कोर्सेज रहते हैं। उसके बाद में 2 चॉइस मिलती है आपको, एक सेमेस्टर 3 में, एक सेमेस्टर 4 में। आपके पास में एक एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की चॉइस मिल जाती है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें सेमेस्टर 4 की भी 22 क्रेडिट एंड सेमेस्टर 3 की भी बात करें तो 22 क्रेडिट। हर एक सेमेस्टर आपका 22 क्रेडिट का होता है। अभी हम बात करेंगे क्रेडिट एक्चुअल में है क्या, क्योंकि आप लोगों का माइंड बहुत पक्का होगा क्रेडिट सुन सुनकर, ठीक है। ऐसे ही आपको सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में भी चॉइस मिल जाती है एडिशनल सब्जेक्ट या फिर जिसे हम एबिलिटी कोर्सेज कहते हैं, ठीक है, उन कोर्सेज को सिलेक्ट करने की। ओवरऑल अगर हम बात करें ये सभी कोर्सेज आपके 16 क्रेडिट के हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपके मेजर कोर्स हैं वो 36 क्रेडिट के और 72 क्रेडिट्स के, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाता है 132 क्रेडिट्स, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रेडिट्स को किस प्रकार से डिनोट किया गया है और किस प्रकार से आपके जो कोर्सेज हैं उनको क्रेडिट में डिवाइड किया है। उनको मैं बेसिक बात के जरिए आप सभी को बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 को जरा ध्यान से पढ़िएगा। So, as per CBCS in disciplines such as botany, chemistry, physics and zoology,
जिसमें आपके क्या होते हैं गाइस, लेबोरेटरी वर्क होते हैं। ठीक है, अब लेबोरेटरी वर्क है, टोटल कोर्स आपका 6 क्रेडिट का है। तो गाइस इसको ब्रेक कर दिया गया, 4 क्रेडिट आपके थ्योरी के कर दिए। ठीक है, 4 क्रेडिट का आपका थ्योरी एग्जाम हो गया और 2 क्रेडिट का लेबोरेटरी कोर्स हो गया। कौन से सब्जेक्ट के लिए, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जियोलॉजी। इनके लिए आपके जो 6 क्रेडिट का कोर्स था ओवरऑल वो 4 और 2 में डिवाइड हो गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर आउट होगा। और एक और बात मैं यहाँ पे क्लियर आउट करूँगा कि आप सभी के जो लैब के असाइनमेंट, पहली बात लैब के लिए आपको कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाने होते हैं। ठीक है, आपको ओनली थ्योरी के जो असाइनमेंट हैं वो कवर करने पड़ते हैं। लैब के लिए आपको नो असाइनमेंट बनाने पड़ते हैं, यानी कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाना। जब आपका लैब का होता है तो उसी टाइम पर आपकी फाइल बनाई जाती है, आप लोग वहाँ पर चेक कराते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। उसके संदर्भ में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो आप सभी को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो प्रैक्टिकल के संदर्भ में आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस आप सभी को पता है जैसे कि मैथमेटिक्स आपका कोर्स है, तो ये 6 क्रेडिट का है, इसमें आपको कोई भी लेबोरेटरी वर्क नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट है गाइस, इन दी ज्योग्राफी डिसिप्लिन सम कोर्सेज एरियाज टू रिक्वायर लेबोरेटरी वर्क। देखिए जहाँ पर लेबोरेटरी वर्क है वहाँ पर आपका कोर्स कैसे टूटेगा, 4 क्रेडिट थ्योरी एंड 2 क्रेडिट लेबोरेटरी वर्क। ओके, तो इस प्रकार से आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर कोर्स का डिफाइन हो जाता है। अब नीचे आते हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स की बात हम करते हैं। हमने टर्म्स बात कर ली DSC की, यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट्स की, और हमने बात कर ली इलेक्टिव कोर्सेज की। ठीक है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है इन सभी को ज़्यादा बेसिक में जाने की, क्योंकि हमें बात करनी है कोर्सेज़ के ऊपर, तो उसी पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये आप लोग टर्म्स हैं जो आप लोग रीड कर सकते हैं, सेल्फ रीडेड हैं, और इसमें कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पर क्लियर आउट किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स को देखते हैं जो कि आप सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। सो गाइज ये भी आपके कोर्स के संदर्भ में है, इसमें भी कुछ ऐसा खास नहीं। अब आते हैं मेन टॉपिक। अब मेन टॉपिक क्या है आप सभी लोग समझिएगा और इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो 3.1 को अगर हम बात करें, डिसिप्लिन वाइज लिस्ट ऑफ कोर्स फॉर BSc जनरल प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको डिसिप्लिन वाइज कोर्सेज देखने को मिलेंगे, किस प्रकार से आपकी चॉइस मिलती है, और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे क्या क्या कोर्सेज आपके सेमेस्टर 1 में होते हैं, सेमेस्टर 2 में होते हैं, और सेमेस्टर 3, 4, 5 एंड 6। ओके, आपके कुल ओवरऑल 6 सेमेस्टर होते हैं और 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, 3 ईयर कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको, अगर हम पहले बात करें बॉटनी की, यहाँ पे बात की है, तो बॉटनी में आपको सेमेस्टर 1, यानी कि सेमेस्टर 1 का कोड क्या है, कोर्स कोड। पहले मैं 1-2 पॉइंट और क्लियर कर दूं, कोर्स कोड क्या होते हैं गाइस, BB/CT 131, ये आपका कोर्स कोड कहलाता है। और कोर्स टाइटल क्या होते हैं, ये यहाँ पर जो एक्चुअल में इनके बारे में दे रखा है, दैट्स कॉल बी योर टाइटल। ओके, मैंने बहुत बार बताया है कि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर हैं किस प्रकार से सर्च करने हैं, कोर्स टाइटल के अकॉर्डिंग आप लोगों को सर्च करने हैं, तभी आप लोग देख पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोर्स कोड के अकॉर्डिंग सर्च करते हैं आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ये कोर्स कोड 2019 से पहले तो था ही नहीं। ठीक है, और अभी तक इसके एग्जामिनेशन एक भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी मैं 2021 में हूँ, और अभी अगर मैं बात करूँ कि एग्जामिनेशन की या प्रीवियस ईयर की, तो अभी तक एक भी स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आपको BSc के ऑनर्स वाले मिल जाएंगे तो उसमें आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरा आपका असाइनमेंट। ओके, देखिए कीवर्ड्स हैं, इनको आप लोगों को नोट करना है। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बायोडाइवर्सिटी, माइक्रोब, एल्गाई, फंगाई एंड एक्रोइजिनेट्स होते हैं, जो कि आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है। और उसका जो 2 क्रेडिट का लेबोरेटरी वर्क है वो भी आप सभी के साथ में मेंशन है। ये आपका सेमेस्टर 1 को कवर कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका ओवरऑल 6 क्रेडिट का कोर्स बन जाता है सेमेस्टर 1 के लिए। देन बात आती है सेमेस्टर 2 की, जो कि आपका फर्स्ट ईयर में ही है। ठीक है, सेमेस्टर 2 BB/CT 133, ये आपका असाइनमेंट भी बनाना होता है। जहाँ पर देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये T है ना, दैट्स कॉल्ड बी योर थ्योरी एग्जामिनेशन, एंड L बी योर लेबोरेटरी वर्क। तो याद रखना है, और T और L को। और एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, T और L के साथ में जो L वाले हैं यानी कि लेबोरेटरी वर्क है, उसका असाइनमेंट नहीं बनाना, नो असाइनमेंट। ओके, ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत सारे बच्चे
बहुत बार पूछते हैं कि भैया क्या लेबोरेटरी वाले का असाइनमेंट बनाना है, और कई सारे बच्चे कमेंट में भी ये लिख देते हैं भैया इसके असाइनमेंट प्रोवाइड कर दो, इसके सॉल्यूशन दे दो। गाइस उसके सॉल्यूशन क्या होंगे जब असाइनमेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों को उसका एग्जामिनेशन भी नहीं देना, ठीक है, थ्योरी का, और ना ही उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। बात नोट कर लें, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे आप सभी को सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, फोकस आपको कहाँ करना है, आपको लेबोरेटरी वर्क से थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद में आपका सेमेस्टर 3 की बात करते हैं तो आपका है प्लांट एंटोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, BVYCT 135। उसके बाद में आपका BVYCT 137 है जो कि आपका सेमेस्टर 4 का कोर्स है, ठीक है। उसके बाद में आपका आगे के कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपकी सेकेंड ईयर तक का ओवरऑल दे रखा है। थर्ड ईयर में आपके चेंज हो जाएंगे, जो कि हम बताएंगे आपको आगे किस प्रकार से आपके सब्जेक्ट थोड़े से चेंजमेंट आता है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में आपको BCSCT 131 जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कोड है। इसमें आपको पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी GOC के बारे में, एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बेसिक बने हैं, अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप लोग इजीली कैचअप कर लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों की अभी बुक्स नहीं आई हैं वो लोग कैसे काम चला सकते हैं, क्लास 11th की अपने नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में नोट्स अवेलेबल होंगे, नहीं है तो यार बहुत सारे मटेरियल आप सभी को ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से सर्फिंग करके ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, मेन कॉन्सेप्ट आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद में लेबोरेटरी वर्क है, उसकी तैयारी अभी आपको नहीं करनी। जब आपके प्रैक्टिकल होंगे 7 डेज़ का अंतराल मिलता है टाइम पीरियड, तब आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में BCSCT 133 है, यानी कि उसमें आपको पढ़ने हैं केमिकल एनर्जेटिक, इक्विलिब्रियम एंड फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस इसमें आप लोगों को ज़्यादा बेसिक में नहीं जाना। अगर आप लोगों ने क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा है, तो आप इजीली कर लेंगे। इक्विलिब्रियम आपकी क्लास 11th में ही था तो आप लोग अच्छे से आता होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, और ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से आप सभी को नहीं आने वाली। वहीं हम बात करें आपके सेकेंड ईयर के कोर्सेज की, सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ेंगे BCSCT 135 को और BCSCT 137 को। BCSCL 136 आपका लेबोरेटरी वर्क है जो कि आपका सेमेस्टर 1 का है, और BCSCL 138 आपका लेबोरेटरी वर्क है, वो है आपका सेमेस्टर 4 का। ओके, इनके लिए भी आप लोग बेसिक सी बात है कि आप सभी लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा ही होगा, ठीक है। क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा, फिर फेस, इक्विलिब्रियम, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलरेडी आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो इनको थोड़ा रिवाइज भी कर सकते हैं उसके थ्रू से, ठीक है। अगर आप असाइनमेंट देखेंगे तो असाइनमेंट में भी बेसिक बातें होती हैं, ज़्यादा डिफाइन पे वर्क होता है, जो जनरल प्रिंसिपल हैं उन पर वर्क होता है, तो आप मेन टॉपिक्स को ऐसे ही कवर कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग BSc के स्टूडेंट हैं तो गाइस बिल्कुल भी किसी हेल्प बुक की तलाश ना करें, खासकर किसी अदर पब्लिशर की। इग्नू की बेस्ट है बुक्स, जितनी भी हैं BSc के लिए बेस्ट बुक हैं। अगर आप BSc के स्टूडेंट होकर अदर बुक्स को परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी करेंगे, क्योंकि मटेरियल उस क्वालिटी का नहीं मिलता अदर बुक्स का, ठीक है। तो BSc के स्टूडेंट ये गलती बिल्कुल ना करें कि वो अदर मटेरियल परचेज करें। अगर आप लोगों को हेल्प चाहिए कि भैया क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो गाइस आप लोग असाइनमेंट प्रीवियस भी मिल जाएंगे, उनको भी करके देखिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उनको सर्च करिए, उनको करिए, ठीक है। और मैंने एक वीडियो में फिजिक्स की में बताया हुआ है कि इस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करनी है, फिजिक्स के कोर्स को ओवरऑल पढ़ना है, ठीक है। उसके संदर्भ में आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें एक एक पॉइंट क्लियर किया है फिजिक्स के संदर्भ में, पूरा फिजिक्स कोर्स को जो इग्नू का है उसको कवर किया हुआ है। गाइस फिर आता है आपका ज्योग्राफी का कोर्स। ज्योग्राफी में जैसे हमने बात की, यहाँ पर आपका कुछ एक सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिकल यानी कि लेबोरेटरी वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी आपका जिसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं है वो आपके 6 क्रेडिट के कोर्स हैं, जैसे कि आपका सेमेस्टर 1 और 2 है। वहीं अगर हम बात करें सेमेस्टर 3 की गाइस, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वर्क देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको जनरल कैंट्रोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल वर्क भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका 2 और 4 में डिवाइडेड है। उसके बाद में आपका सेमेस्टर 2 यहाँ पर कवर हो जाता है। फिर आपका जियोलॉजी का कोर्स है, जियोलॉजी में भी आपको यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग जो सेमेस्टर 1 होगा वो आपका ये है। सिंपल सी बात है, 2 और 4 में डिवाइडेड है अगेन, क्योंकि यहाँ पर लेबोरेटरी वर्क है। ऐसे ही आपका सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 भी आपका सेम 2 और 4 क्रेडिट में डिवाइडेड है। 2 क्रेडिट लेबोरेटरी वर्क एंड 4 क्रेडिट थ्योरी वर्क। उसके बाद में गाइस आपका फिर से थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर भी इस प्रकार से आपका डिवाइडेड है 2 और 4 क्रेडिट में। उसके बाद में आपका सेमेस्टर 4 है गाइस, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से डिवाइडेड है 137 एंड 138, जो कि आपका 137 थ्योरी का कोर्स है और लेबोरेटरी वर्क आपका 138 है। उसके बाद में मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए क्या है और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि गाइस ये मेरे मेजर कोर्सेज थे और मैथमेटिक्स मैं खुद ही इन सभी कोर्सेज का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, तो मैं आप सभी को क्लियर आउट कर पाऊँगा। देखिए कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो आप इजीली कैलकुलस कर लेंगे, क्योंकि इग्नू में ज़्यादा हाई लेवल का कैलकुलस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी अदर बुक्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, इग्नू का मटेरियल इनाफ है, तो उसको कंप्लीट करें। ओके, एंड देन उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक भी हैं। स्टार्टिंग की 1-2 बुकलेट में आपको बेसिक पढ़ने को मिलेगा, ऐसे ही आपका कैलकुलस भी है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे आपका लेवल इंक्रीज़ किया जाएगा। देखिए इग्नू का मटेरियल कुछ इस प्रकार से डिनोट किया गया है। स्टार्टिंग में आपको बेसिक बातें दी गई हैं, हर एक कोर्सेज़ की बात करूँ मैं यहाँ पर। स्टार्टिंग में आपको एकदम बेसिक से शुरुआत की गई है ताकि बच्चे को सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जो कोर्स आपको बनाया जा रहा है वो पूरा डिनोट किया जा रहा है कि आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, आप लोग कहीं से ट्यूशन या क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या इग्नू के टीचर्स के भरोसे, जैसे कि आप सभी को पता है क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं, क्योंकि यह आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपकी डाउट सेशन होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को सेल्फ स्टडी करके ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है। और एक और जो की लॉक है वो है आपके लिए कि आप सभी को इग्नू का मटेरियल ही करना है, उसके अलावा आपके लिए कोई भी की लॉक नहीं है। आप इतना कर लेते हैं तो गाइस आप लोग अपनी एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत अच्छे से सिक्योर हैं, एक पोजीशन सिक्योर कर लेते हैं। अगर आप लोग कोई अदर मटेरियल परचेज करते हैं तो आप उनमें टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में आपका फिजिक्स का कोर्स है, इसके संदर्भ में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैकेनिक्स आपको स्टार्टिंग पढ़नी होती है। मैकेनिक्स में फिर से बेसिक बातें आ जाएंगी कि आप लोगों ने क्लास 11th में जो पढ़े हुए हैं वही बातें आप सभी को यहाँ पर रिपीटेड करने को मिलेंगी कई सारी कोर्सेज़ की। इस पर कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। फिर लेबोरेटरी वर्क है आपका। ठीक है, लेबोरेटरी वर्क के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको जो बेसिक 1 है वो आपको फर्स्ट बुक में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में जो आपका बेसिक जो क्लास 12th में आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ा है उसको थोड़ा हायर लेवल पे ले जाया गया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो गाइस इसको बहुत अच्छे से रीड करिएगा। और इग्नू का मटेरियल वेल डिफाइन है गाइस, उसको ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मटेरियल कंप्लीट करिए, उसके बाद में किसी और बुक के बारे में सोचना है या फिर सोचो ही मत, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, यानी कि सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो आप सभी को क्या क्या पढ़ना है उस पर हम बात कर लेते हैं और कैसे और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की हमने बात कर ली, रेफ़र कर सकते हैं गाइस। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई बुक रेफ़र करनी है तो कौन सी बुक रेफ़र करनी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, इन कोर्सेज़ के लिए आप लोग एस.सी. वर्मा को रेफ़र कर सकते हैं। एस.सी. वर्मा आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी होगी। अगर आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी किया तो फिजिक्स के लिए आपने एस.सी. वर्मा जरूर पढ़ी होगी, तो इसको रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कोई और हायर लेवल की बुक नहीं करनी, क्योंकि एस.सी. वर्मा इस प्रकार से डिज़ाइन की है ना कि आप लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं ना, तब भी आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे एस.सी. वर्मा को। ठीक है, फिजिक्स के लिए वेल डिफाइंड और वेल प्रिपेयर्ड बुक है और बेस्ट बुक है। ठीक है, उसके बाद में गाइज आप लोग आगे भी इसी प्रकार से अपनी बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जैसे थर्मल फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी, स्टैटिक्स मैकेनिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं मिलेगी, बट आपका जो इग्नू का मटेरियल है वो इनाफ है। वेव्स एंड और फिर आपका वेव एंड ऑप्टिक्स है, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का कोर्स है। ये आपको
SC वर्मा में मिल जाएगा, ठीक है, अदर से आपको पढ़ना है तो, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैकेनिक्स की कोर्स के नोट्स मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर नोट्स हैं, तो आप लोग उसे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं ज्योलॉजी की। तो ज्योलॉजी में आपको फिर से अगेन यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कोर्स देखने को मिलता है, जो कि आपका सेमेस्टर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे 2 and 4 क्रेडिट में डिवाइडेड है। 4 क्रेडिट आपके थ्योरी एंड 2 क्रेडिट आपका जो कि है आपका लेबोरेटरी वर्क। अगेन आपका फिर से देखिए सेमेस्टर 1 की बात कर ली, सेमेस्टर 2 है आपका 4 and 2 क्रेडिट में डिवाइडेड है। इनके लिए आपकी जो इग्नू का मटेरियल है वो इनाफ है, तो उनको कर सकते हैं। फिर आपका सेमेस्टर 3 है आपका, एंड देन सेमेस्टर 4, ठीक है। ये आपका 4 है, 3, 2 and 1। ये आपका ओवरऑल 2 ईयर को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट ईयर में आप सभी को पढ़ना होता है, देन सेकेंड ईयर में जब आप री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करने होते हैं। देन उसके बाद में कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको ऑप्ट भी करने पड़ जाते हैं, ठीक है। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी है आपका, फिर केमिस्ट्री है जो कि आगे जाके आप ऑप्ट करेंगे थर्ड ईयर में, जो आपकी फाइनल ईयर कहलाएगी, ठीक है। फाइनली अब हमारी जो मेंस कोर्सेज थे उनसे हम डील कर चुके हैं। अब बात करते हैं आपके जो अलग कोर्सेज होते हैं जो आपको चॉइस के रूप में मिल जाते हैं। गाइस पहली बात कि आपका जो सेमेस्टर 1 या फिर हम कहें कि जो फर्स्ट ईयर होती है वो बेसिक्स ही जाती है। बच्चों को पता ही नहीं लग पाता कि एक्चुअल में इग्नू में उसके साथ में हो क्या रहा है, कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। सेमेस्टर 1 में आप लोग इन्वायरमेंट स्टडीज़ को बहुत अच्छे से डील करते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ही बेसिक वन है, जहाँ पर आपको बहुत विस्तार से इन्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, कई सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। उस पर आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी हेल्प करेंगी, तो आप लोग हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको MCQ क्वेश्चन कराए हैं। मैंने हर एक यूनिट से 40 क्वेश्चन अपनी ओर से बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, ताकि आप सभी को एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प हो पाए। क्योंकि जो आपकी बुक है उसमें MCQ क्वेश्चंस नहीं है, वो सब्जेक्टिव बेस्ड है, बट अब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें MCQ आएंगे, तो उसके लिए आप लोग हमारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प होने वाली है। ये स्ट्रक्चर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ये आपका सेकेंड ईयर में काफ़ी काम आने वाला है। अब काम कैसे आने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 3rd and 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो जब आप सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 3rd and 4th सेमेस्टर में आपको ये कोर्सेज सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इनमें से आपको एक चॉइस मिल जाती है कि आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे 3rd सेमेस्टर में आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो गाइस कई बार प्रॉब्लम्स आती है कि कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, कौन सा नहीं। देखिए अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है, BSc के स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग सिंपली राइटिंग एंड स्टडी स्किल ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने अभी जो फर्स्ट ईयर आपका निकला उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में किया होगा, तो आपका सेकंड सब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद से ही आपको राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग साइंस के स्टूडेंट ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप सभी के लिए। बाकी आपकी दिलचस्पी और डिपेंड करता है, अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में दिलचस्पी है तो आप ये भी ले सकते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और ये थोड़ा सब्जेक्ट कॉमर्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। पर डिपेंड ऑन यू, ठीक है, कि आपकी दिलचस्पी किस सब्जेक्ट में है और किस कोर्स में है। गाइस देन उसके बाद में आपका 4th सेमेस्टर की बात आती है। फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास में कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। इनमें से आप लोग अपने अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आप लोग देखोगे तो कई सारे जो सब्जेक्ट हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स को ज़्यादा सपोर्टेड मिल रहे हैं। आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं जो भी आपको दिलचस्पी हो। जैसे रेडियो लेखन है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स ज़्यादातर प्रेफरेंस रहती है क्योंकि एक अच्छा सब्जेक्ट आज के टाइम के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। डेटा एनालिसिस है जिसमें आप लोग कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ एंड एपिडोलॉजी है। उसके बाद में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, और आप लोग ये भी ले सकते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस, जो कि काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है।
ये डिपेंड करता है आप लोगों की कौन सी दिलचस्पी है। ये सारे ऑप्शन आप सभी को मिल जाते हैं जब आप सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। देखिए री रजिस्ट्रेशन बेसिक सी बात है कि आप लोग सेकंड ईयर की फ़ीस पे कर रहे हैं और सेकंड ईयर के लिए अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके मेन कोर्सेज जो 3 हैं हर एक सेमेस्टर में, वो कभी चेंज नहीं होंगे, उस पर आप लोग गांठ मान लीजिए, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो अलग से एक सब्जेक्ट आपके पास में ऑप्शन होता है उसे आप चेंज कर सकते हैं हर एक सेमेस्टर में। सो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें 5th सेमेस्टर की, तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है। देखिए 5th सेमेस्टर में आपके पास में चॉइस होती है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, सोसाइटी थ्रू द विजुअल, इंग्लिश लैंग्वेज, टेलीविज़न लेखन। तो आप लोग यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इंग्लिश लिया था तो आप लोग इंग्लिश ही लीजिए, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा लेफ्ट एंड राइट नहीं होने वाला फिर, ठीक है। तो आप लोग इसी सब्जेक्ट को लें। फिर लास्ट आपका जो फाइनल सेमेस्टर बचता है उसमें भी आपको एक चॉइस मिल जाती है कि आप लोग एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक बार सही से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ गाइस, ताकि आप सभी को क्लियर वे में बता पाऊँ। देखिए अगेन दिस इज कट, ओके, एंड दिस वन इज परफेक्ट। सो यहाँ पर आपको स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट मिल जाता है, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टीचिंग मिल जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन मिल जाता है और समाचार संकलन और लेखन मिल जाता है। इसमें से भी आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रेफरेंस, ठीक है। आपकी इंटरेस्ट क्या है और आपकी प्रेफरेंस क्या होती है। वैसे बेस्ट सब्जेक्ट सारे ही हैं, आप लोग किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपके पास में फुल फ्रीडम होती है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में किस प्रकार से आपके ये कोर्सेज डिवाइडेड होते हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट ईयर जाती है उसमें आपके पास में चाहे आप बीए जी के हैं या फिर आप बीकॉम जी के हैं या बीएससी जी के हैं, सबके लिए कौन सा कोर्स कंपलसरी है, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। वहीं एक चॉइस आपको मिल जाती है, सेमेस्टर 1 आपका कवर हो गया, यहाँ पर आपको मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में सेमेस्टर 2 में आपको चॉइस मिलती है कि आप लोग हिंदी भाषा लेना चाहते हैं या अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम। देखिए यहाँ पर आपको BEGI 182 यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मिलता है और BHDAE 182 हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपको चॉइस मिल जाती है कि आप लोग इनमें से कोई एक कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के पास में सेकंड सेमेस्टर में चॉइस होती है। जब आप एडमिशन लेते हैं उसी टाइम पर ये कोर्सेज सेलेक्ट करने के आपके पास में ऑप्शन होता है, उसके बाद में चेंजेस का कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर आप लोग करवाते हैं तो फिर आपके चार्जेस लगते हैं, ठीक है, वो टाइम वेस्टिंग है। और पहले ही आप लोग जब भी एडमिशन लें तो आप लोग ये सारी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद में ये बात हो गई आपकी, फिर आपके सेमेस्टर वाइज जो हमने बात कर ली किस प्रकार से आप लोग चॉइस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक लेके चलते हैं कि आप लोगों ने एक कोर्स ले लिया, ठीक है, बॉटनी आपने ऑप्ट किया, ठीक है, बॉटनी आपने एक सब्जेक्ट ले लिया मेन कोर्स में, ठीक है। उसके बाद में आपने केमिस्ट्री ले लिया, ठीक है, और आपने कौन सा लिया, ज्योग्राफी, ठीक है, या आपने फिजिक्स लिया, मैथमेटिक्स लिया, जियोलॉजी लिया। इनमें से कोई आप ऑप्ट कर सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए, ठीक है। और आपका सेमेस्टर 1 में कौन सा कोर्स होगा 4 क्रेडिट का, एक आपका BA 181 यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपका एक कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो ये बात थी सेमेस्टर 1 के लिए, जो कि आपका 22 क्रेडिट का पूरा सेमेस्टर रहने वाला है। फिर सेमेस्टर 2 में आपके पास में भी चॉइस होगी कि 3 आप कोर्स कोई से भी मेन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग में आपने सेलेक्ट किए होंगे 3 मेन सब्जेक्ट, वो आपके 3 मेन डिसिप्लिन ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप ये ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने गाइस यहाँ पर ले लिए, एक तो बॉटनी ले लिया, ठीक है, केमिस्ट्री ले लिया और फिजिक्स ले लिया, ठीक है। आपने ये 3 मेन कोर्सेज ले लिए। फिर आपके पास में चॉइस होगी कि आप सेकंड सेमेस्टर में कौन से लेना चाहते हैं। आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल लेना चाहते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी भाषा एंड संप्रेषण लेना चाहते हैं, हिंदी भाषा एंड संप्रेषण ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर जैसे कि हमने बात की कि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में कौन सा कोर्स ले सकते हैं, उसके बारे में हमने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है। ऐसे ही आपको 4th सेमेस्टर में भी ऑप्शन मिल जाते हैं। 5th सेमेस्टर में आपके कुछ सब्जेक्ट आपके रिपीटेड होते हैं, जिसको आपको ऑप्ट करना पड़ता है कि आपको कौन से कोर्स लेने हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका 6 सेमेस्टर के लिए आपका पूरा कोर्स रहता है, पूरा प्रोग्राम रहता है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे आपको एडवाइस दी जाती है, किस प्रकार से आप चॉइस कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। या तो आप PCM ले सकते हैं,
जैसे कि आप लोगों ने क्लास 12 में आपके पास पीसीएम है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के आए तो आपकी पकड़ इसमें अच्छी है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ही ऑप्ट करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपके पास में एक और चॉइस होती है, केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स और जूलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स जूलॉजी ले सकते हैं, पीएमजी। फिर आपके फिफ्थ ऑप्शन है केमिस्ट्री जूलॉजी और जूलॉजी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपका केमिस्ट्री जियोलॉजी और बॉटनी ले सकते हैं। ऑप्शन 7 है फिजिक्स मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी ऑप्ट कर सकते हैं। 8th पॉइंट है गाइस केमिस्ट्री ज्योग्राफी जियोलॉजी, आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। बॉटनी जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके 3 मेन कोर्सेज जो आपको सिलेक्ट करने हैं, स्टार्टिंग में ही सिलेक्ट होते हैं। देखिए उसके बाद में आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता और फिर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप लोग करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर्स क्या रहता है, क्या शेड्यूलिंग रहती है, उस पर हम विचार कर लेते हैं। आप सभी को संक्षेप में बताएंगे क्या रहता है फीस स्ट्रक्चर। देखिए ओवरऑल जो कोर्स है आपका, उसकी जो फीस है वो है 13,700 रुपीज़, 13,700 रुपये। ठीक है, अब देखिए गाइस यहाँ पर है क्या, अब आपको फीस किस प्रकार से पे करनी होती है। तो ओवरऑल आपको जो फीस पे करनी होती है 4,500 पर ईयर करनी पड़ती है। उसमें आपकी 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन की लग जाती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इंक्लूड कर देता है आपकी बुक्स वगैरह को भी। ठीक है, ओके, तो आप लोगों को जो फर्स्ट ईयर में देनी है वो देनी है 4,700 रुपीज़, जो आपकी फर्स्ट ईयर में फ़ीस जाने वाली है, क्योंकि 200 रुपीज़ आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं इग्नू के अंदर एडमिशन के टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको जब भी आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, ठीक है, जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसी टाइम पे एक फॉर्म निकलता है जिसे हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन, कई बार एग्ज़ाम के बाद में, कई बार एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, आपका फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन आपको अपडेट मिल जाती है, हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर देते हैं और ऑफिशियल साइट पर भी आपको मिल जाता है। तो सेकेंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन में आपको करना क्या है, आपको फ़ीस पे करनी होती है 4,500। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमें फ़ीस इतनी नहीं करनी, हम कम करना चाहते हैं, इसमें एक चॉइस मिलती है गाइस कि आप लोग बुक्स को किस माध्यम में लेना चाहते हैं। क्या आप लोग ई बुक पढ़ना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी, यानी कि क्या आप लोग हार्ड कॉपी के फॉर्म में यानी कि प्रिंटेड मटेरियल के रूप में अपनी बुक्स को चाहते हैं, डिपेंड करता है। देखिए अगर आप लोग चॉइस लेते हैं कि भैया हमें तो ऑनलाइन चाहिए यानी कि PDF के माध्यम से हम पढ़ लेंगे, हमें प्रिंटेड मटेरियल नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को 15% डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, तो अराउंड आपकी 3,700 के अराउंड आपकी फ़ीस लग जाती है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में आपको बुक्स नहीं मिलती हैं। अगर आप लोग जाते हैं कि भैया हमें बुक्स चाहिए, उसके संदर्भ में मैं बता दूंगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता है और एक प्रकार से बेकार है अगर आप लोग करते हैं तो। ठीक है, तो पहले ही मैं कहूँगा कि जब भी आप लोग री रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हार्ड कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट करें। ठीक है, तभी आपको बुक्स मिलेंगी। एडमिशन के टाइम पे भी चाहे आप किसी भैया से कराएं, फोटोकॉपी वाले भैया से, काका से, ताऊ से, चाचा से, फूफा से, फूफा से, किसी से भी अपने एडमिशन फॉर्म भरवाएं, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाएं, तो अपने सब्जेक्ट को सही प्रकार से देख लें, अपने री रजिस्ट्रेशन पोर्टल को देख लें, बुक्स की ऑप्ट को देख लें, सभी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान से देख लें। कई बार बच्चे ये कंप्लेंट करते हैं, बताते हैं कि भैया हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, हमने फॉर्म भरवा लिया था, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए, तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरते हैं, एडमिशन लेते हैं या री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो गाइस अच्छे से चेक कर लें खुद से, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ये थी आपकी बात। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं आपके लिए। ठीक है, आपको किस प्रकार से अपने कोर्सेज को करना होता है। देखिए यहाँ पर आप सभी को जो मटेरियल है दोनों ही फॉर्म में आपको उपलब्ध होता है। ठीक है, आप प्रिंटेड भी ऑप्ट कर सकते हैं और PDF के माध्यम से तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ई ज्ञान कोर्स पर आप सभी को सारा का सारा मटेरियल मिल जाता है। ठीक है, ई ज्ञान कोर्स पर आपको एक एक बुक का PDF मिल जाएगा, हर एक बुक का। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से काउंसलिंग होती है, रेडियो पर काउंसलिंग होती है और अभी तो ऑनलाइन भी काउंसलिंग चल रही है। ठीक है, और जब कोविड नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, कॉलेजेस ओपन थे, तो आप सभी की जो क्लासेस थी, क्लासेस किस प्रकार से होती हैं। क्लासेस बेसिक सी बात है कि आपकी प्रॉपर क्लास तो नहीं होती, तो आपकी जब भी सैटरडे संडे आपको जाना होता है, अटेंडेंस कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है।
आप सभी की मर्जी है, जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, डिपेंड ऑन यू। अटेंडेंस के कोई मार्क्स नहीं होते, ओनली आपकी अटेंडेंस रिक्वायर्ड करती हैं, कंपलसरी होती हैं प्रैक्टिकल एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। 7 डेज का पीरियड टाइम होता है, उसमें आपको रेगुलर जाना पड़ता है। और बाकी कई बार 1-2 छुट्टी हो जाती है तो आप लोग टीचर्स से बात कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंटरनल में, ठीक है, वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको काउंसलर कैसे मिलते हैं, और कई बार बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं यार गाइस। टीचर्स की बात करें एंड प्योर क्वालिटी, ठीक है, जो टीचर्स हैं वेल डिफाइन एंड बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, ठीक है। कई बार देखने को मिलता है कि एरर देखने को मिलता है, उस पर हम बात ही बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें तो यार टीचर बहुत अच्छे होते हैं इग्नू में भी, और आप सभी के जितने टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कॉलेजेस में, तो रिस्पेक्ट दीजिए तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, ओके। अपनी तैयारी को अच्छे से करें। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी द यूनिट। ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको विस्तार से देख लेना। देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है अपने यूनिट्स की, ठीक है। उस वीडियो में मैंने बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से बताया हुआ है एक एक पॉइंट को। देखिए यूनिट्स आपकी किस प्रकार से डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी यूनिट को देखते हैं तो आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपको टॉपिक्स डिफाइन कर रखे होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में भी आपको कई सारे पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि क्या क्या है, एक बेसिक सी बात क्या है यहाँ पर, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपने प्रीवियस पढ़ा है। और देखिए इग्नू का जो मटेरियल है उसमें साइड में आपके गैप दे रखा होता है, जिसमें आप लोग नोट्स को भी डाउन लिख सकते हैं, ताकि आप कोई क्वेरी है, डाउट है आपका, कहीं पे अटक गए तो उसको साइड में लिख सकते हैं। देखिए बेस्ट बात क्या है कि आप 2 पेन का यूज़ करें, एक ब्लू एंड रेड। अब रेड पेन का यूज़ कहाँ पर करना है, जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो साइड में रेड पेन से आप लोग नोट कर लें उसको, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। आपको अदर से नोटबुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। इनफैक्ट आप मैथमेटिक्स के लिए परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। देखिए यूनिट्स को आपको बेसिक तौर पे करना है, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कर लेने हैं, उसके बाद में आपने चैप्टर कवर कर दिया एग्जाम्पल करते करते, ठीक है। एंड ऑफ द टाइम आप करेंगे क्या, रिवीजन, ठीक है। हर एक में समरी दे रखी है बुक्स के एंड में, ठीक है। तो समरी को आप पूरा कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद में आपको मिलेंगे टर्मिनल क्वेश्चन। टर्मिनल क्वेश्चंस को आपको विशेष तौर पर करना है, एक प्रकार से टेस्ट के माध्यम से करना है। आप चाहिए तो एक काम करिए, फोटोकॉपी वाली दुकान पर जाना, उनको बोलना भैया फोटोकॉपी कर दीजिए बुक ले जाके, ठीक है। बुक ले जाके 1 रुपये की फ़ोटोकॉपी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रुपये, तो आप लोग करा सकते हैं। उसको एक टेस्ट के माध्यम से देना है, बुक को साइड में रख देना है, टेस्ट करना है एक प्रकार से, तो आपकी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं दिखाई देगी आप सभी को कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है पूरी यूनिट में, ठीक है। एक और माध्यम आप लोग चूज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। देखिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, उसी टॉपिक को सर्च करिए यूट्यूब पर, ठीक है, गूगल पर आप सभी को वीडियोस मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप लोग सर्च करते हैं BPSCD 131 तो आपको लूलू पुलू वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि अभी ओवरऑल सही प्रकार से कोर्स डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको सही प्रकार की एक एक्चुअल वीडियो नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप लोग सर्च किस प्रकार से करनी है, वरना आपका लाइटेन की तरह आप भी जलते रहेंगे कि कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको विशेष तौर पर सही प्रकार से स्टडी करनी है। उसके बाद में है ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स। आप सभी को यहाँ पर मिल जाते हैं इग्नू में कई सारी जो पोर्टल हैं, स्वयं के पोर्टल पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगी। और BSc का एक अलग से ही पोर्टल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, वहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारे और भी पॉइंट्स आपको वहाँ पे क्लियर आउट कर दे जाएंगे। तो आप लोग उसका लिंक डाउनलोड मतलब कि आप लिंक से ज्वाइन कर लेना, अपनी ID को साइनअप कर लेना, ओके। उसके बाद में एकेडमिक काउंसलिंग है। और गाइस BSc के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक टेलीग्राम ग्रुप है BSc का, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं इग्नू के सभी BSc के स्टूडेंट, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अपनी क्वेरीज को डेली बेसिस पे पूछ सकते हैं। वहाँ पर टीचर्स भी हैं और मैं भी हूँ उस ग्रुप में, तो आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं,
ठीक है। वहाँ पर आपको मटेरियल सारे प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। एकेडमिक काउंसलिंग किस प्रकार से होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी फेस टू फेस काउंसलिंग होती थी पहले, जब आपके कोविड नहीं था तो आप लोग स्टडी सेंटर विजिट करते थे, वहाँ पे आपकी क्लासेस होती थी डाउट सेशन के रूप में, ठीक है। 2 आवर्स के सेशन हुआ करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अब आपकी ऑनलाइन पर शिफ्ट हो चुकी हैं, तो आपको 4-5 क्लासेस मिलती हैं। वो पहले भी यही शेड्यूल था कि 4-5 आपको क्लास मिला करती थी, ठीक है। और आप लोग क्लास का शेड्यूल किस प्रकार से चेक करना है, आप लोगों को सिंपली गूगल पे जाके अपनी आरसी का पोर्टल ऑन कर लेना, ऑफिशियल साइट को। जैसे मान लीजिए RC3 की हम बात करें तो आपको सर्च क्या करना है, इग्नू RC3, ठीक है। आप इतना सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट निकल के आ जाएगी पहले पर ही, ठीक है। आपको उस पर जाना है, फिर आपको काउंसलिंग शेड्यूल पे जाना है, क्लिक करके आपको पोर्टल में मिल जाएगा। और गाइस, एक और मेन बात, इग्नू में अभी जो क्लासेस हो रही हैं उसमें कोई भी बच्चा किसी भी सेशन की, किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कोर्स की क्लास ज्वाइन कर सकता है। टीचर्स आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि भैया मैं तो इस कॉलेज का ही नहीं हूँ, इस कॉलेज की क्लास में अटेंड कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। टीचर्स आपको कभी भी मना नहीं करने वाले, ठीक है। टीचर्स आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बट वहाँ पर आप लोग इस प्रकार की क्वेरीज मत करना कि इग्नू से संदर्भ में काफ़ी सारी डिटेलिंग में चले जाएँ कि भैया टाइम टेबल सर से पूछने लगे कि सर हमारे एग्ज़ाम कब है, ये कब है। तो कई बार ऐसा होता है कि गाइस जो आपके काउंसलिंग करने वाले टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के होते हैं, किसी और कॉलेजेस के होते हैं, इग्नू की प्रॉपर फैकल्टी आपको नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो आप लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप लोग अपने कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस टीचर्स से करें उस टाइम पर काउंसलिंग के दौरान। अदर के क्वेश्चंस जो इग्नू रिलेटेड हैं वो अपनी वेबसाइट पर छोड़ दें, आप लोग हमसे कर सकते हैं, उनके आंसर्स मिल जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपको टाइम भी बचेगा, टीचर्स भी फोकस होकर आपकी क्वेरीज को सही प्रकार से जो कोर्स के माध्यम की हैं उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। जो पोर्टल है वो है आपका ये वाला, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और माध्यम है ज्ञान दर्शन, ठीक है। इस पर भी आपकी इग्नू की काउंसलिंग सेशन मिल जाते हैं। अब बात आती है स्टडी सेंटर की। अब देखिए, स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में क्या अंतर है और क्या विशेषताएं हैं दोनों की, क्या कार्य प्रणाली है दोनों की, क्या फंक्शन है, ठीक है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, स्टडी सेंटर आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, स्टडी सेंटर के 2-3 मेन कार्य हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी काउंसलिंग को देखना, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के जो आप जो असाइनमेंट देते हैं उसको काउंसिल करना, इवेल्युएट करना यानी चेक करना, ठीक है। उसके बाद में आपको वापस से प्रोवाइड करना। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आप सभी लोग अपने असाइनमेंट को वापस प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास में चॉइस होती है कि आप सभी के जो स्टडी सेंटर हैं चेक करने के बाद आप सभी को वापस प्रोवाइड करें ताकि आप लोग अपनी गलतियां देख पाएँ, किस प्रकार का आपका टेस्ट रहा है, ठीक है। ओके, तो स्टडी सेंटर में और क्या वर्क होता है, तो भैया आपका जो लेबोरेटरी वर्क होता है वो भी आपका स्टडी सेंटर पर ही होता है, ठीक है। रीजनल सेंटर के फिर क्या उपयोग हैं, क्या है उसके फायदे और क्या क्या कार्य प्रणाली वहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, रीजनल सेंटर में आपको 2-3 बेसिक बातें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट और कवर कर देता हूँ आपके स्टडी सेंटर के। देखिए, ट्यूटोरियल काउंसलिंग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग काउंसलिंग वहाँ पर देखने को मिलती है, टीचर से इंटरेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे किस प्रकार से आपकी क्लासेस होती हैं। जैसे जनरली देयर आर 10 काउंसलिंग सेशन फॉर 8 क्रेडिट कोर्स। जो 8 क्रेडिट का कोर्स है उसके लिए 10 क्लासेस होती है और जो 4 क्रेडिट का कोर्स है गाइस उसके लिए 5 सेशंस आपको देखने को मिलते हैं। 5 सेशन कैसे, मतलब कि यार आपके जो काउंसलिंग होगी, अब 8 क्रेडिट का कोई कोर्स है तो उसके लिए आपको 10 काउंसलिंग सेशन मिले, यानी कि 20 आवर्स की आपकी टाइम पीरियड रहेगा। अब 20 आवर्स में कोई भी टीचर्स आपका पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकते, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो आप ये डिमांड ना करें कि सर हमारा पूरा सिलेबस कराइए, तो आप लोगों को नहीं हो पाएगा। आप लोग अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करें और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको अपना सिलेबस खुद से करना है, ठीक है। टीचर्स के भरोसे ना बैठें, अदरवाइज आप लोग बहुत परेशान होने वाले हैं इग्नू के अंदर। क्योंकि अगर आपका ये ऑप्शन था, आपकी चॉइस थी कि आपको ओपन यूनिवर्सिटी से बीएससी करनी है, तो गाइस आपकी ही चॉइस है, आपको ही करना पड़ेगा। ओके,
एंड देन इवेल्यूशन एंड असाइनमेंट ऑफ असाइनमेंट, जैसे कि मैंने बात कर दी, जो आपके असाइनमेंट होते हैं वो स्टडी सेंटर पर ही आपके चेक होते हैं, उसके बाद में मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद में आप लोग चॉइस अपने असाइनमेंट वापस भी ले सकते हैं। लाइब्रेरी फैकल्टी भी कई सारे कॉलेजेस में आपको मिल जाती है, ठीक है, जो कि आपको स्टडी सेंटर प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है आपको ईमेल के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से स्टडी सेंटर और आपकी रीजनल सेंटर प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर ही अपडेट करें, क्योंकि उस पर आपकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आती है। और जैसा कि मैंने बताया, चाचा, काका, ताई, बुआ, फूफा के नंबर से या साइबर कैफ़े वाले भैया के नंबर को आप ऐड करवा देते हैं एडमिशन के टाइम पे, तो वो गलती ना करें। अपना नंबर स्पेसिफिक रखें, क्योंकि आप लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग एक स्पेसिफिक नंबर लें जो कि आप ऐड कराएं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना आए पूरे इंटायर प्रोग्राम में। ऑडियो वीडियो फैसिलिटीज़ कई सारे कॉलेजेस में मिलती है, जो स्टडी सेंटर आपको प्रोवाइड करते हैं क्लासेस के माध्यम से। उसके बाद में इंटरेक्शन विद फेलो और स्टूडेंट, जैसे कि आपकी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग स्टडी सेंटर जब विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी वर्क की। देखिए, लेबोरेटरी वर्क आपका जो पूरा कोर्स होता है वो 7 डेज़ का, आप लोग किसी भी लेबोरेटरी बुक को ओपन कर लेना, उसमें आपको पहले ही पेज पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो टोटल वेटेज होती है, जो टोटल कोर्स की क्रेडिट होती है, वो होती है 2 क्रेडिट। 2 क्रेडिट यानी कि 60 आवर्स का पूरा टाइम पीरियड डिनोट करना पड़ता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो टाइम पीरियड आपका जाता है वो 40 आवर्स के अराउंड आपको एक्सपेरिमेंटल में लग जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइल बनानी है, एक्सपेरिमेंट की प्रैक्टिस करनी है, उनको सही प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। लास्ट ऑफ द टाइम आपका लास्ट डे पर आपका एक टेस्ट हो जाता है, जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 12 में बेसिक सा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, जिस प्रकार से आपने रिटन फॉर्म में दिया था अपना रिजल्ट पेपर के रूप में, वैसे ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बेसिक है, तो आप लोग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अब बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट किस प्रकार से तैयार होता है। देखिए, ये बात मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई है। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगी कि जो आपका ओवरऑल रिजल्ट बनता है वो, जिसमें आपकी 70% थ्योरी की वेटेज होती है गाइस, और 30% आपकी असाइनमेंट की वेटेज। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने असाइनमेंट 100 मार्क्स का है, उसमें स्कोर किया 15 मार्क्स, सॉरी 15 मार्क्स तो बहुत कम हो जाएंगे, इसमें तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। पासिंग के लिए आपको चाहिए होते हैं 33 मार्क्स, ठीक है। सो 35 तो आपको कम से कम चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। 35 मार्क्स आप स्कोर करें पास होने के लिए। और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट तैयार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने 100 में से आप लोगों ने असाइनमेंट स्कोर किए 50 नंबर, तो गाइस जो रिजल्ट बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका कि 50 यानी कि हाफ कर दो 30 से, अगर हम इवेलुएट करें तो 15 नंबर हो गए आपके, ठीक है। 30 का 50% 15 नंबर। अब 15 नंबर आपके ऐड होंगे, ठीक है, और 70 नंबर आपके थ्योरी एग्जाम के। अब थ्योरी वाले में आप लोगों ने स्कोर किया, अगर जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है उसमें आप लोगों ने स्कोर किया, मान लीजिए आपके इसमें आ गए 70 आउट ऑफ 70 आ गए, तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा 85 मार्क्स, ठीक है। 70 + 15 यानी कि 85 आउट ऑफ 100, कुछ इस प्रकार से आपका रिजल्ट बन जाता है आपका एक कोर्स का। जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है आप सभी को इस वेब पोर्टल में मिल जाएंगी, ignu.ac.in। कोई भी और वेब पोर्टल या वेब एप्लीकेशन ओपन नहीं करनी है, आप सभी को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी जानकारी मिल जाएंगी, जिसमें आपकी कौन कौन सी जानकारी है उनको मैं एक बार में पढ़ के बता देता हूँ। ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश एडमिशन, ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म, रिजल्ट, टर्म एंड एग्जामिनेशन, चेकिंग स्टेटस ऑफ स्टडी मटेरियल। देखिए, कई बार स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है बुक्स के संदर्भ में, तो आप लोग अपने बुक्स का जो स्टडी मटेरियल स्टेटस है उसको चेक कर सकते हैं। इसके संदर्भ में मैंने बहुत अच्छे से बताया, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किए हैं, किनको कॉन्टैक्ट करना है, क्या पूरा प्रोसेस होता है स्टडी मटेरियल के संदर्भ में, उसको भी आप देख लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं वो सभी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में कैटलॉग्स मिल जाते हैं, वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में, शेड्यूल मिल जाता है आपको काउंसलिंग का, एडमिशन अनाउंसमेंट जितनी भी होती हैं वो सभी मिल जाती हैं, एड्रेस ऑफ रीजनल एंड स्टडी सेंटर ये भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सभी आपको साइट पर मिल जाती हैं। स्टूडेंट को मेलिंग एड्रेस मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में वेब इनेबल पोर्टल है जो कि बीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट मिल जाते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन डेट शीट, एग्जामिनेशन हॉल टिकट एंड कोर्स कॉम्प्लीशन स्टेटस, ये सभी आपको इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि ग्रेड कार्ड आपका किस प्रकार से तैयार होता है। आप लोग जनरली देखते हैं कि किस प्रकार का आपके मार्क्स दिए गए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए फेल हो गए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो, तो आप लोग कब होंगे, जब आपके जो रिजल्ट है उसमें एफ लिखा हो या फिर ए बी जब लिखा होता है, ये जब आप प्रेजेंट ही नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फेल आप जब कैटेगरी में होते हैं जब आपके मार्क्स जो हैं वो 35 से लेस होते हैं, यानी कि कम से कम आपको स्कोर करना है 35 मार्क्स पास होने के लिए इग्नू में। और गाइस असाइनमेंट में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है, ठीक है। ये इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए जो आपको ग्रेड डिवाइडेड होती हैं, जैसे हम बात करें डी ग्रेड कब मिलती है, जब आपके मार्क्स 35 से 40 के बीच में रहते हैं। फिर आपकी सी ग्रेड आती है जिसे हम एवरेज कह लेते हैं, तो 40 to 50% है, यानी कि 40 to 50 मार्क्स आपके रहते हैं जब आपको सी ग्रेड मिलती है। फिर आपकी आती है बी ग्रेड, जिसमें आप कहते हैं, जिसको अगर हम ग्रेड दें तो 6 ग्रेड में हम रखते हैं उसे, ठीक है, 6 ग्रेड, जिसमें आपके मार्क्स रहने चाहिए 50 to 55 के बीच में। फिर गाइस बात आती है बी प्लस की, जिसे हम गुड भी मान लेते हैं और ये बहुत अच्छा भी स्कोर होता है, एक प्रकार से एवरेज मान सकते हो कि अगर बच्चा इतना स्कोर कर लेता है बीएससी में, बीएडी में, तो ठीक है स्कोर 55 से 65 के बीच में, ठीक है। तो अब आपको बी प्लस ग्रेड मिलती है। अगर आप लोग ए स्कोर करते हैं, ए स्कोर जब होता है जब आपका 8 ग्रेड बनती है न्यूमेरिकल में, और जब आपके मार्क्स रेंज रहती है 65 से 75 के बीच में। गाइज उसके बाद में आती है बात ए प्लस की, जिसे हम एक्सलेंट भी कहते हैं, और आपके मार्क्स जो न्यूमेरिकल ग्रेड रहती है वो 9 रहती है, और आपकी परसेंटेज या मार्क्स रहते हैं 75 से 85 के अराउंड, ठीक है। फिर फाइनल वन जो कि बेस्ट है, जिसमें आप गोल्ड मेडल भी ले सकते हैं अगर आप ऐसा परफॉर्मेंस रखते हैं तो, जो कि है आपका ओ आउटस्टैंडिंग, 10 न्यूमेरिकल ग्रेड और 85% से ज़्यादा मार्क्स। अगर आप लोग इतना स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला सिस्टम बन जाता है इग्नू के अंदर, ठीक है। रेगुलर में तो कई बार देखने को मिल जाता है बट बहुत कम, बट अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, खासकर इग्नू की, तो आपको रिजल्ट में कई बार ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब बात आती है आप सभी की असाइनमेंट को लेकर। असाइनमेंट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। असाइनमेंट आपके 30% वेटेज रखते हैं, और एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है जिसमें असाइनमेंट को बहुत विस्तार से बताया हुआ है, एक एक पॉइंट को आप लोग उसे भी देख सकते हैं। ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है असाइनमेंट का। फिर टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं। अब देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन में क्या क्वालिटीज़ रहती हैं, क्या क्या आपको करना है और क्या पढ़ना होता है। देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी को इग्नू की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उसके लिए आप लोग किस प्रकार से तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको असाइनमेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, उसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी जो कि ऑलरेडी हमने अपडेट कर दी है, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ओके अगर आप लोग इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको करना क्या है, अगली जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उसमें अपेयर हो सकते हैं, तो आप लोग उससे पास हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं हॉल टिकट की। अगर हम बात करें तो गाइस हॉल टिकट आपकी जनरेट होती है एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है बताने वाली, जब आप आगे जाएंगे तो आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें हॉल टिकट और डेट शीट के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है एक एक पॉइंट को।
सो गाइस अब देख लेते हैं, कुछ और बाकी रह गया है तो मैं पॉइंट क्लियर आउट कर दूंगा। लेबोरेटरी कोर्स की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो आपका असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं और आपके कोर्सेज के, उसमें आपके लेबोरेटरी वर्क भी ऐड हो जाता है। री रजिस्ट्रेशन की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, साइमल्टेनियस री रजिस्ट्रेशन जो कि आपका एक्सेप्टेबल नहीं होता, ठीक है। री एडमिशन, ठीक है, री एडमिशन को लेकर एक चेंजेस आए हैं तो वो उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, स्टडी मटेरियल एंड असाइनमेंट। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोग स्टडी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में पाते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं डिजिटली पढ़ना यानी कि ई बुक या सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, तो आप लोगों को 15% डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है। लेकिन बेस्ट रहता है कि यार 15% के चक्कर में ना पड़ें, आप लोग हार्ड कॉपी की फॉर्मेट मंगाएं, अपनी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। अदरवाइज आप लोग फिर सोचेंगे भैया आप कोई मटेरियल बता दो, बुक बता दो कि कोई गाइड खरीद लें, तो फिर मैं ये एक ही बात निकलेगी कि गाइड वगैरह लेना बेवकूफ़ी है, अपनी तैयारी इग्नू के मटेरियल से करें। अगर हम क्रेडिट की बात करें, लास्ट पॉइंट मैं क्लियर आउट करूंगा कि क्रेडिट एक्चुअल में है क्या। बहुत बात कर ली कि एक्चुअल में क्रेडिट है, क्रेडिट और है क्या, इस पर मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए क्रेडिट आपका डिफाइन करते हैं ओनली स्टडी आवर्स को, और कुछ नहीं है क्रेडिट, ठीक है। स्टडी आवर्स को डिनोट करता है कि आप सभी की 1 क्रेडिट किसको डिफाइन कर रहे हैं, 30 आवर्स की स्टडी पीरियड को। 1 क्रेडिट इक्वल टू 30 आवर्स स्टडी। देखिए आपका जो पूरा कोर्स है उसको किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। अब मान लीजिए कोई कोर्स 4 क्रेडिट का है, ठीक है। अब 4 क्रेडिट का यानी कि आपको उसे कंप्लीट करने में कम से कम 120 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक मैक्सिमम टाइम है, इससे कम में भी बच्चे कर सकते हैं और कई सारे बच्चे इतने टाइम में भी नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको अच्छी खासी यहाँ पे भी मेहनत और टाइम देना पड़ेगा। तो क्रेडिट का और कोई सिस्टम नहीं है और कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। आपका जो क्रेडिट है वो बस टाइम आवर्स को डिनोट कर रहा है और कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये थी फाइनल वीडियो। अगर कोई टॉपिक रह जाता है या मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, आप सभी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको रिसॉल्व कर दिया गया है। बीएससी के संदर्भ में ऑलरेडी हमने बात कर ली। अगली वीडियो हम बात करेंगे बीएडी के बारे में, फिर आपके साथ में बात करेंगे बीकॉम जी के बारे में। आई होप गाइस की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर इग्नू से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेरी या सजेशन एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम और ट्विटर पे आप सभी लोग हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सभी को और अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।